सकते हैं। आज सानिया का स्कूल में पहला दिन था। सानिया के वालिद असद साहब फौज में तैनात थे और इनका ट्रांसफर अभी कुछ दिन पहले इस छोटे से शहर में हुआ था। सानिया 10वीं जमात की तालबा थी। दरमियाने कद की, लंबे स्याह घने बाल, सहानत से चमकती बड़ी बड़ी आंखों ने उसे और भी हसीन बना दिया था। वो सुबह सवेरे आंखों में नई सुबह की उम्मीद लिए इर्द गिर्द का नजारा करती हुई अपने नए स्कूल की जानिब जा रही थी। ये छोटा सा स्कूल बिल्कुल शहर के बीच बना हुआ था। इसके दाईं तरफ काफी पुराना कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के साथ ही एक तरफ एक जगह बनी हुई थी जहां लोग अपने घर का कचरा और मुर्दा जानवर वगैरह लाकर फेंक देते थे, जबकि स्कूल के बाएं तरफ एक मैदान था जहां पर लोगों का कहना था कि यहाँ पर आसेब का साया है। सानिया ने अपनी जहानत और खूबसूरती की बिना पर जल्द ही स्कूल के उस्तादों के दिलों में जगह बना ली, बल्कि क्लास में भी सबकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। हर कोई इसके अच्छे इखलाक की वजह से इसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाता था। टीचर ने भी इसे मॉनिटर बना दिया था। क्लास की मॉनिटर होने की हैसियत से बहुत सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गई थी जिन्हें वो बाखूबी अदा करती थी। आसिया बेगम और असद साहब के और भी बच्चे थे, मगर जो प्यार मोहब्बत उन दोनों को सानिया से था वो किसी और औलाद से ना था। सानिया उनकी और औलादों से अलग अलग थी। वो अखलाक की इतनी अच्छी थी कि बहुत जल्द दूसरों के दिल में अपने लिए जगह बना लेती, मगर हर किसी से हंसकर मोहब्बत से मिलने वाली लड़की के बारे में कोई नहीं जानता था कि उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को क्या गिरहन लगने वाला था। उस रोज भी छुट्टी होने के बाद सानिया टीचर को सब स्टूडेंट्स की टेस्ट कॉपी स्टाफ रूम में देकर आने के बाद क्लास में अपना बैग पैक करने लगी। बैग पैक करते हुए उसको यूं लगा कि क्लास में कोई आया है। उसने मुड़कर देखा तो कोई भी ना था। इस बात को वो अपना वहम समझकर बैग उठाकर क्लास के दरवाजे की जाने बढ़ी कि अचानक कोई साया सा इसे क्लास के दरवाजे के सामने से तेजी से गुजरता नजर आया। ये कौन था और वो भी इतनी तेजी से गुजरा? सानिया ये सोचते हुए क्लास से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी, मगर उसे कोई नजर न आया। अब ये रोज का मामूल बन गया था कि छुट्टी के बाद कभी उसे कोई सफेद लिबास में तेजी से गुजरता हुआ नजर आता, कभी खाली क्लास में कुर्सी खिसकाने की आवाज पर वो चौंक जाती, कभी क्लास का दरवाजा कोई जोर से बंद करता कि वो डर कर उछल जाती। और ये सब उसके साथ तब होता जब छुट्टी हो जाती, यानी कि वो अकेली होती। अब सानिया को डर लगने लगा था। बाबा, आपको पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कोई है स्कूल में जो मुझे अकेला देखकर डराने की और तंग करने की कोशिश करता है। सानिया रात असद साहब के पास बैठी अपने साथ होने वाली बातों का जिक्र कर रही थी। बेटा, ये तुम्हारा वहम है, वरना देख लो कितना पुराना स्कूल है और ना कभी किसी ने कोई शिकायत की है, बल्कि लोग तो बहुत तारीफ करते हैं कि इस स्कूल की। असद साहब बेटी को तसल्ली देते हुए बोले, बाबा, स्कूल बहुत अच्छा है। मैं स्कूल को नहीं बोल रही, पर जो मेरे साथ हो रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ। देखो बेटा, अच्छी बुरी चीजें तो हर जगह होती हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। बाज दफा ये अपना आप जाहिर कर जाती हैं, मगर इनसे डरने की जरूरत नहीं। तुम अशरफुल मखलूकात में से हो और इंसान को अल्लाह ने तोहफे में अपना कलाम पाक अता किया है, जो हर डर हर परेशानी में हमारा मावन साथी है। असद साहब बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए इसे समझाते हुए बोले थे। मौसम सुबह से ही खराब था। लग रहा था बहुत तूफानी बारिश होने वाली थी। उस रोज सानिया का बहुत जरूरी टेस्ट था, वरना मौसम के तेवर देखकर इसका दिल नहीं था कि वो स्कूल जाए। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी सानिया सोचती है कि काश वो उस दिन स्कूल ना गई होती, ना उसकी जिंदगी में इतने भूचाल आते। बस यहीं से सानिया की जिंदगी बदली थी। यार, क्या फायदा हुआ आज आने का, मिस तो आई ही नहीं। सीमा बेजार लहजे में सानिया से बोली। ठीक बोल रही हो, आज तो दिल मेरा भी ना था आने का। ऊपर से देखो बच्चे भी कितने कम आए हैं, हम ही पागल हैं जो आ गए हैं ऐसे मौसम में। सानिया खिड़की से बाहर बरसती तूफानी बारिश को फिक्रमंदी से देखते हुए बोली। मुझे तो फिक्र हो रही है सानिया, हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि जिस रास्ते से हम घर जाते हैं उधर से तो गुजरना भी मुश्किल है, इतना ज्यादा पानी है वहाँ। अच्छा चलो तो देखते हैं निकल कर। सानिया उसका हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर ले आई। आज हम ऐसा करते हैं, मैदान की तरफ से चले जाते हैं घर के लिए, उधर से हम फिर भी आसानी से घर जा सकते हैं। सानिया सोचते हुए बोली।
मगर सानिया, उधर से तो कोई भी नहीं गुजरता। सीमा खौफजदा लहजे में सानिया को देखते हुए बोली, अरे यार कुछ नहीं होता, चलो ना। वो सीमा का हाथ पकड़कर इतनी तेज बारिश में मैदान की तरफ चल दी। मैदान से गुजरते हुए एक सर्द सी लहर थी जो सानिया को अपनी रीढ़ की हड्डी में उतरती हुई महसूस हुई। कैसी हो सानिया? ये सरगोशी उसे अपने कानों में साफ सुनाई दी। उसने घबराकर अपने अतराफ में देखा, मगर वहां उन दोनों के सिवा कोई न था। अब सानिया पर घबराहट तारी हो गई थी। वो सीमा का हाथ पकड़कर तेज तेज कदमों से इस मैदान से निकलकर घर की जानिब बढ़ गई। घर आने के बाद सानिया पर एक अजीब कैफियत थी जिसको वो खुद समझ न पा रही थी। रात की किसी पहर उसकी आंख खुली तो उसको सर्दी का एहसास होने लगा। वो भी ये सोच ही रही थी कि अभी उठकर चादर लेती हूँ कि उसकी आंख लग गई। मगर अचानक जब एक अजीब से एहसास पर उसकी आंख खुली तो अपने ऊपर तनी सफेद चादर को वो देखकर डर गई और उठकर बैठ गई। ये किसने उड़ाई मुझे? और ये तो हमारे घर की चादर भी नहीं। वो चादर को बगौर देखते हुए बोली और डर कर वो चादर उसने दूर फेंक दी। फिर उसको नींद आ गई और जब सुबह वो बेदार हुई तो वो चादर कमरे में गायब थी। उस रोज सानिया को क्लास में अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। ना पढ़ने में इसका दिल लग रहा था। वो स्कूल में सारा वक्त गायब दिमागी में रही। छुट्टी के वक्त क्लास बंद करते हुए उसकी नजर अंदर क्लास में पड़ी तो दहशत से उसकी आंखें फट गई। अंदर क्लास में 3 औरतें सफेद लिबास में खड़ी सानिया की जानिब देखकर मुस्कुरा रही थी। उन 3 औरतों में से एक औरत जो इन 2 औरतों के दरमियान खड़ी थी वो बेतहाशा हसीन थी। आ जाओ सानिया। वो औरत सानिया को देखते हुए अपने जानिब इशारा करते हुए बोली। सानिया चीख मारकर वहां से भाग गई थी। घर पहुंचकर उसे सर्दी लगती रही थी और रात तक उसको काफी तेज बुखार चढ़ गया था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? नींद के इंतजार में आंखें बंद किए लेटी सानिया को लगा कोई उस पर झुका हुआ है। उसने बेसाख्ता आंखें खोली थी तो उसी स्कूल वाली औरत को देखकर सानिया की जैसे सांस रुक गई। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? सानिया उठकर बैठते हुए लरजते लहजे में बोली। उसका जिस्म सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। मेरा नाम नाजली है। मैं एक जिनजादी हूँ। तुमने मुझे आज जिन 2 औरतों के साथ देखा था वो मेरी सहेलियां हैं। सानिया फटी फटी आंखों से खौफ से अपने सामने बैठी औरत को देख रही थी। देखते ही देखते सानिया फिर बेहोश हो गई। क्या हो गया है मेरी बच्ची को? बार बार बेहोश हो जाती है। आसिया बेगम रोते हुए बेटी का माथा चूमते हुए फिक्रमंद लहजे में बोली थी। डॉक्टर बोल तो रहा है उस दिन बारिश में ज्यादा भीगने की वजह से शदीद बीमार हो गई है। तुम ज्यादा फिक्र ना करो, इसको सर्दी लग गई है। असद साहब बीवी को तसल्ली देते हुए बोले थे। गुज़िश्ता हफ्तों से सानिया स्कूल नहीं गई थी। अब जो वो स्कूल गई तो सब ही उस्तादजा और दोस्त इसकी खैरियत पूछ रहे थे, मगर वो चुप सी थी। बल्कि सीमा ने जो चीज इसके अलावा महसूस की थी वो इसके अंदाज में सर्द महरी थी। नाज़ली उस रात एक बार फिर सानिया के पास आ गई थी। सानिया उसको देखती ही रह गई। वो थी ही इस कदर हसीन, शफाफ सफेद रंगत जिन पर गुलाबियां बिखरी हुई थी, कांच की तरह की नीली चमकती आंखें, लंबे खूबसूरत लिबास में बाजू में बाजू बंद बांधी हुई थी जिस पर खूबसूरत पत्थर नस्ब था। इस पत्थर पर सांप की छवि बनी हुई थी और ऐसा ही उसके गले में दिल के शेप का लॉकेट था और उस लॉकेट में भी सांप की छवि बनी हुई थी। सानिया को उससे खौफ महसूस ना हुआ। वो उसके हुस्न के सहर में खो सी गई थी। सानिया, क्या ये अच्छा नहीं कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो? तुम मेरे इस साथ को कबूल कर लो। नाज़ली उसका चेहरा बखूर देखते हुए अजीब सर्द लहजे में बोली। तुम मुझसे दोस्ती करना क्यों चाहती हो? सानिया बेख्तियार पूछ बैठी। मैं मिस्र में रहती हूँ। मैं यहाँ अपनी सहेलियों से मिलने आई थी, मगर जब मैंने तुमको देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे लंबे घने बाल और फिर तुम्हारी जहानत कि मेरा दिल वापस पलटने को नहीं चाहा। और फिर उस रात के बाद एक अजीब बात देखी गई कि जो काम घंटों में करने के होते थे सानिया वो मिनटों में कर देती थी। अब स्कूल में वो गुमसुम सी रहती थी, किसी से पहले जैसे ज्यादा बातचीत ना करती थी। उसके रवैये की बिना पर सब आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होने लगे। घर में भी ये आलम हो गया था
कि अगर वो कमरे में बैठी है तो दिन से रात हो जाती थी। ऐसा लगता जैसे सानिया को अंधेरे से मोहब्बत हो गई थी। वो हर वक्त कमरे में अंधेरा किए रखती। सानिया की इन हरकत और मामलात को सबसे पहले असद साहब ने नोट किया और वो पहली बार अपनी बेटी की इन हरकत और सकनात को लेकर फिक्रमंद हुए, वरना वो अभी तक उसकी तबीयत की खराबी ही समझ रहे थे, मगर अब उनको कोई और ही बात लग रही थी। सानिया बेटी, तुम इस तरह क्यों बैठी हो? वो उसके कमरे में आकर लाइट्स जलाते हुए बोले थे। इस तरह से क्यों अंधेरे में बैठी रहती हो? असद साहब बेटी के पास बेड पर बैठे हुए उसका चेहरा देखने लगे। सानिया खाली खाली आंखों से बाप को देखने लगी। वो उसकी आंखों में फैली वीरानी को देखकर थक से रह गए। उनको कुछ और ही मामला लगने लगा। वो कुछ सोचते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए खड़े हो गए। सानिया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये बात याद रखना तुम। असद साहब के जाते ही नाज़ली आ गई और सानिया के बराबर बैठते हुए बोली, आज रात मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगी। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? मेरी जिंदगी अजाब कर दी है तुमने। सानिया चीख कर बोली, छोड़ूंगी तो अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं। तुम्हारा साथ तो मेरा इश्क है, शौक है, और मेरा साथ तुम्हारी मजबूरी। तुम कुछ भी कर लो, मेरा साथ नहीं छोड़ पाओगी। ये कहकर नाज़ली ने कहका लगाया था, अब चलो मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़कर बोली, कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? सानिया खौफजदा होकर बोली। उसकी बात पर नाज़ली ने उसे घूर कर यूं देखा कि सानिया को लगा जैसे उसकी आंखों से शुआएं सी निकल रही हों, और उसे महसूस हुआ कि उसकी जुबान बंद कर दी गई है। नाज़ली सानिया का हाथ पकड़कर उसे कब्रिस्तान ले आई। सानिया को यूं लगा था कि नाज़ली उसका हाथ पकड़कर चल नहीं रही, बल्कि हवाओं में उड़ रही है। अब वो दोनों बहुत सी कब्रों के दरमियान खड़ी थी। तुम अब आंखें बंद कर लो। नाज़ली के कहते ही सानिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और जरा देर बाद उसने नाज़ली के कहने पर अपनी आंखों को खोला तो खुद को एहराम में मिस्र के इतराफ में पाया। आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर एक मकबरे की सीढ़ियां उतरने लगी। अंदर नीचे जाकर सानिया को यूं लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में चली आई थी, जहां पर मर्द और खवातीन मिस्री लिबास जेब तन किए हुए इधर से उधर घूम रहे थे। मैं तुम लोगों से अपनी दोस्त को मिलवाने लाई हूँ। नाज़ली वहां मौजूद लोगों से मुखातिब हुई थी। उसके मुखातिब करने पर वो सब सानिया की जानिब मुतवज्जा होकर उसे खुशामदीद कहने लगे। तुम अपनी इस दोस्त को भी हमेशा के लिए यहाँ ले आओ। एक मिस्री औरत सानिया को देखते हुए नाज़ली से बोली, हाँ, बहुत जल्द ले आऊंगी। नाज़ली सानिया का हाथ जोर से दबाते हुए बोली और फिर वापस पलट गई। थोड़ी ही देर बाद सानिया ने पहले खुद को कब्रिस्तान में पाया और फिर घर पर। कैसे लगे तुम्हें मेरे लोग? नाज़ली ने सानिया को लिटाकर उसका सर सहलाते हुए पूछा था। सानिया बेबसी से बस सर हिलाकर रह गई थी। उसको लगता था कि उसका अपना आप अब अपना नहीं रहा, बल्कि नाज़ली का है। उसकी हर चीज पर वो काबिज हो गई थी। सानिया अपनी जुबान से किसी को अपने ऊपर बीतने वाली बातें नहीं बता पाती थी और फिर देखते ही देखते वो नींद की गहरी वादियों में उतर गई थी। रात के किसी पहर असद साहब की प्यास की शिद्दत से आंख खुली। वो किचन में पानी पीकर वापस पलट रहे थे कि किचन के दरवाजे में खड़ी औरत को देखकर डर गए थे। कौन हो तुम? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा था। मैं नाज़ली हूँ, सानिया की दोस्त। आपको ये खबरदार करने आई हूँ कि अगर आप मुझे उससे दूर करेंगे तो नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। वो इनको धमकी देकर गायब हो गई थी। असद साहब वहीं खड़े खड़े पसीने में भीग गए थे। वो आज ही तो इशा की नमाज के बाद मौलवी साहब से मिले थे और सानिया की कैफियत बताकर इन्हें घर आने का कहा था। वो पूरी रात असद साहब की आंखों में कटी थी। उन्हें खुद से ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र थी कि इसको कुछ ना हो जाए। फजर के वक्त जाकर उनकी आंख लगी तो सुबह अजीब से शोर से उनकी आंख खुली थी। ये शोर कैसा है? कमरे से बाहर आकर उन्होंने पूछा था। आप खुद चलकर देखिए। आसिया बेगम के चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू थे। वो उनको लेकर घर के पिछले हिस्से में ले आई थी, जहां परिंदे पाल रखे थे। उन परिंदों को किसी ने बुरी तरह काट पीट कर निहायत दरिंदगी के साथ डाला हुआ था। असद साहब समझ गए कि ये सब नाज़ली का किया धरा है। उसकी धमकी सिर्फ धमकी ना थी, उसने इनको ये सब करके दिखाया था। असद साहब फौरन ही मस्जिद गए और मौलवी साहब को सारी तफसील बताई थी।
मौलवी साहब ने ज़ोहर की नमाज के बाद उनके घर आने का वादा किया था। मौलवी साहब के घर में आते ही सानिया, जो अपने कमरे में बैठी थी, बुरी तरह से चीखने और चिल्लाने लगी थी। उसके मुंह से ऐसी आवाज़ें निकल रही थी जैसे कोई जानवर ज़िबा कर रहा हो। उसके सब बहन भाई खौफ से उसको देख रहे थे। आसिया बेगम का बेटी की हालत देखकर रो रो के बुरा हाल था। मौलवी साहब कलाम पाक पढ़ते हुए सानिया के कमरे में दाखिल हुए थे कि अचानक सानिया ने उन पर हमला करके उनको जख्मी कर दिया था। बेहतर यही होगा कि आप अपनी बेटी का किसी और से इलाज करवाएं, क्योंकि वो मखलूक बहुत ताकतवर है। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मौलवी साहब ये कहकर चले गए थे। असद साहब बहुत मायूसी से बेटी की हालत देख रहे थे। बिखरे बाल, मुरझाई हुई रंगत, आंखों के गिर्द हल्के, ये वो सानिया ना थी। आसिया बेगम ने भड़कर सानिया को बेड पर लिटा दिया। दोनों माँ बाप उसके पास बैठे रहे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। काफी देर बाद जब सानिया पुरसुकून होकर सो गई तो दोनों उसके कमरे से उठकर चले आए। नींद के आलम में ही सानिया को यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके पैरों को किसी चीज से जकड़ रहा है। उसकी आंख खुली तो नाजली उसके पैरों में घुंघरू बांध रही थी। ये क्या कर रही हो नाजली? सानिया ने हैरत से पूछा था। अब सानिया को नाजली से डर नहीं लगता था, उसे भी इसके साथ की आदत हो गई थी। सानिया अब रोशनी से घबराती थी, क्योंकि नाजली को भी रोशनी से वहशत होती थी। तुम्हारे बाप ने मेरी बात नहीं सुनी तो अब मैं इसको सजा दूंगी। खड़ी हो जाओ और नाचो। नाजली सानिया को बेड से घसीटते हुए बोली थी। सानिया ने बेड से उतरते ही नाचना शुरू कर दिया था। घुंघरू की आवाज से असद साहब और आसिया बेगम सब कमरे में आ गए, जहां सानिया दीवाना वार बाल खोलकर नाच रही थी। ये क्या कर रही हो? असद साहब ने आगे बढ़कर बेटी को पकड़ना चाहा था, मगर सानिया के धक्के पर वो उछलते हुए दूर जाकर गिरे थे। आसिया बेगम बेटी के जख्मी पैर देखकर फूट फूट कर रो रही थी। तुम्हें खुदा का वास्ता, छोड़ दो मेरी बेटी को। वो हाथ जोड़कर उस नादीदा वजूद से मुखातिब हुई थी। मैंने बोला था इसके बाप को सानिया को इसके हाल पर छोड़ दे, मगर इसने मेरी बात नहीं मानी। सानिया के अंदर से किसी और औरत की आवाज उभरी। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, मगर तुम मेरी बेटी को अजियत तो ना दो। असद साहब के बोलते ही सानिया वहीं जमीन पर गश खाकर गिर गई। आसिया बेगम ने आगे बढ़कर तेजी से उसे थामा। असद साहब भी बेटी की जानिब बढ़े थे। सानिया के बहन भाई खौफसदा से अपनी बहन को देख रहे थे। मुझे माफ कर दो सानिया, मैंने तुम्हें इतनी अजियत दी, पर मैं क्या करूं? तुम्हारे बाप को भी तो सबक देना था। नाजली सानिया को निढाल देखकर रोती हुई बोली थी। ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है नाजली, जिसमें सिवाय मुझे तकलीफ देने के और कुछ भी नहीं। सानिया बेबसी से रोने लगी थी। असद साहब बेटी को इस हालत में नहीं छोड़ सकते थे, मगर जब वो इलाज का इरादा करते तो सानिया जिस अजियत से गुजरती थी वो उनसे देखी नहीं जाती थी। वक्त और हालात के साथ सानिया अब बहुत बदल सी गई थी। वो अब कॉलेज में आ गई। नाजली पढ़ाई में उसकी बहुत मदद करती थी। वो भी नाजली के साथ की आदी हो गई थी, या यूं कहा जाए कि उसने नाजली के इस साथ को अपनी मजबूरी समझकर कबूल कर लिया था। खानदान में अब कोई सानिया से ना मिलता था, सब दूर दूर रहते थे। और तो और उसके अपने बहन भाई भी उससे दूर हो गए थे। शुरू शुरू में इन बातों ने सानिया को बहुत दुखी किया, मगर वक्त के साथ साथ वो इनकी आदी हो गई। उन दिनों कॉलेज में रेहान नामी एक लड़का सानिया में काफी दिलचस्पी ले रहा था। उसे सानिया की जहानत और उसकी खामोशी अपनी तरफ मुतवज्जो करती थी। वो खुद ही उससे बातें करने के मौके तलाशता रहता। सानिया भी उसमें दिलचस्पी लेने लगी थी। अब वो दोबारा से हंसने और बोलने भी लगी थी, मगर ये सब नाजली को नागवार गुजर रहा था। और फिर कुछ दिनों से सानिया ये देख रही थी कि रेहान उसको देखकर रास्ता बदल लेता है, या उसे देखते ही इधर उधर हो जाता। रेहान तुम्हें क्या हो गया है? कहाँ मसरूफ हो? उस रोज सानिया खुद ही उससे पूछ बैठी थी। सानिया प्लीज मुझसे बात मत किया करो। रेहान के रूखे अंदाज पर सानिया हैरत ज़दा हो गई थी। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? पता नहीं, पर तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत तकलीफ दे हो गया है। जब से तुमसे दोस्ती हुई है
मुझे कोई ना कोई नुकसान हो रहा था जिसे मैं अपना वहम समझ रहा था, मगर मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे साथ बैठूं या बात करूं तो मेरे जिस्म में एक दर्द उठता है। मुझे अब समझ आई कि कोई तो बात है जो तुमसे कोई बात नहीं करता। रेहान की ये बातें सुनने के बाद सानिया आंखों में आंसू लिए इसे जाता देखती रही। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? रात नाज़ली को अपने पास देखकर सानिया चीखी थी। तुम क्या मुझे जीने नहीं दोगी? मुझे कोई हक नहीं है किसी खुशी का, सानिया फूट फूट कर रोते हुए बोली। तुम सिर्फ मेरी हो सानिया, और किसी की नहीं। तुम्हारी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें जिंदों से नफरत हो जाएगी, तुम्हें जिन्नात से प्यार हो जाएगा, तुम्हें मरे हुए लोग देखना अच्छा लगेगा। नाज़ली धीरे से उसके कान में सरगोशी करते हुए बोली थी। सानिया से हर कोई दूर भाग रहा था और वो बेहद उदास थी। एक दिन वो इसी उदासी में बैठी थी कि नाज़ली आ गई। तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? नाज़ली ने बहुत मोहब्बत भरे लहजे में सानिया से पूछा था। दूर हो जाओ तुम यहाँ से, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सबने मुझे छोड़ दिया है, पर मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अलावा और कोई तुम्हारे साथ हो। अच्छा तुम नाराज ना हो, मैं तुम्हें नाराज नहीं देख सकती। चलो तुम आंखें बंद कर लो। नाज़ली के कहने पर सानिया ने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो खुद को नाज़ली के साथ एक हसीन बाग में पाया, जहाँ हर तरफ रंग बिरंग के खूबसूरत खुशबूदार फूल थे। सानिया महसूर कुन अंदाज में अपने इर्द गिर्द देखने लगी थी। बस सानिया, तुम नाराज मत हुआ करो और रोया भी ना करो। मैं एक बात तुमको बताऊं, इंसानों की मोहब्बत हमेशा खसारा देती है। ये मोहब्बत की कदर नहीं करते, इनका खुद गर्जी में कोई सानी नहीं होता। नाज़ली ने ठीक ही कहा था। सानिया को अब इंसानों से वहशत होने लगी थी। सानिया के बराबर वाले घर में आलिया नामी एक लड़की रहती थी। उसके करंट लगने से मौत हो गई थी। आलिया की मौत के 2 रोज बाद एक रात सानिया अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी कि बराबर वालों की छत पर उसे कोई खड़ा नजर आया। उसने गौर किया तो वो आलिया थी जो अपने घर की छत पर खड़ी थी, और फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। सानिया को वो लोग नजर आने लगे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उस रात नाज़ली सानिया से कह रही थी, सानिया तुम मेरा इश्क हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में जाने पर राजी नहीं और मैं तुम्हें छोड़ने पर राजी नहीं, मगर बहुत जल्द तुम मेरी दुनिया की तलब करने लगोगी। सानिया को अब वो लोग अपने पास नजर आते जो इस दुनिया से चले गए थे। वो आकर उससे बातें करते और वो भी उनसे बातें करती। अब वो बड़े आराम से आधी रात में कब्रिस्तान चली जाती। नाज़ली जहाँ कहती उसके साथ वो चल देती थी। उस रोज असद साहब घर में सूरह बकरा की तिलावत करने लगे थे, जिस पर सानिया की हालत काफी बिगड़ने लगी थी। वो अपनी बेटी को यूं नहीं छोड़ सकते थे। इन्होंने घर में सूरह बकरा रोजाना पढ़ना शुरू कर दी थी, जिस पर नाज़ली शदीद नाराज थी। अब सानिया आधी आधी रात को कब्रिस्तान में पड़ी मिलती। कभी वो इतना नाचती कि नाचते नाचते बेहोश हो जाती, मगर असद साहब ने सूरह बकरा की तिलावत नहीं छोड़ी थी। उनको अपने घर में सांप नजर आने लगे थे, मगर वो पढ़ते रहते थे। उनको ख्वाब में किसी ने कहा था कि ये घर में पढ़ो और खुद भी पढ़ो। वो सानिया को जबरदस्ती अपने पास बिठाकर तलावत करते, जिस पर वो पसीने में शराबुर होकर पूरी तरह से चीखती कि उसे जंजीरों से बांधना पड़ता। पढ़ो सानिया, तुम भी मेरे साथ पढ़ो। असद साहब तलावत करते हुए रोते हुए बोले और अपनी बेटी की ऐसी हालत पर टूट गए थे, मगर उन्होंने किसी सूरत भी उस नाज़ली से अपनी बेटी का पीछा छुड़ाना था। बहुत मुश्किलों से सानिया ने उनके साथ तलावत करना शुरू कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आने लगी थी। और फिर असद साहब ने एक बड़े बुजुर्ग के मशवरे पर सानिया को मुल्क से बाहर अपनी एक अजीजा के पास भेज दिया था। सानिया अब लंदन में रहती है और वहाँ तालीम भी हासिल कर रही है। मेरी उससे कुछ दिनों पहले ही मोबाइल पर बात हुई थी। रुक रुक कर बोलने वाली सानिया को मुझे बार बार मुखातिब करना पड़ा था। ऐसा लगता था कि वो बात करते करते कहीं खो सी जाती है। क्या नाज़ली ने तुम्हें अब छोड़ दिया है? मेरे पूछने पर वो चुप सी हो गई थी, मगर जब बोली थी तो इसके लहजे की नमी को मैं साफ महसूस कर सकती थी। नहीं ज़ारा, उसने मुझे नहीं छोड़ा, वो आज तक मेरे साथ है। हाँ, पर अब वो मुझे नजर नहीं आती, मगर अब भी मैं उसको अपने पास महसूस करती हूँ। वो मुझसे बोलती है कि मैंने उसकी मोहब्बत का ये सिला दिया। वो बोलती है, सानिया खुशियों के लिए तुम तरसोगी, तुम्हें ना किसी का साथ नसीब होगा, ना कोई खुशी मिलेगी,
क्योंकि तुमने मुझे अजियत दी है। उसकी सरगोशियां मैं अक्सर सुनती रहती हूँ और उसने ठीक कहा है। मैं यहाँ लंदन में एक काबिल स्टूडेंट हूँ। मुझे उस्ताद पसंद करते हैं, पर मेरी तरफ कोई दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता, क्योंकि मेरे साथ से लोगों को नुकसान होता है, उनको जिस्मानी अजियत होती है। मुझे अब भी रूहें नजर आती हैं।